हेलो गाइज, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की डिमांड पर मैं लेकर आ गई हूँ 10th क्लास का होल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं आज की सीरीज़ में। और आने वाली सीरीज़ के अंदर हम सारे ही टॉपिकों के करके कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, समझते हैं इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म का सेकेंड पार्ट। आपने 9th में इसका पार्ट 1 पढ़ा होगा। इस सेक्शन में हम 10th क्लास के अंदर पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म का। एक बार सिलेबस पर नज़र मार लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस में आपको पढ़ना है यूनिट 1 सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। सेकेंड यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म सेकेंड पार्ट पढ़ना है उसका। थर्ड यूनिट के अंदर आपको टूरिज्म बिजनेस का सेकेंड पार्ट पढ़ना है। यूनिट 4 के अंदर आपको टूरिज्म प्रोडक्ट का सेकेंड पार्ट पढ़ना है। एंड 5th यूनिट के अंदर आपको फेम टूर के बारे में पढ़ना है। सो थोड़ा बहुत मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी बच्चों। मेरा नाम लीना कुमारी है। मैं आपको इस चैनल पे टूरिज़्म का सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। एंड टूरिज़्म से रिलेकर कोई भी डाउट हो आप मुझसे फ्रेंडली होकर पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपका 9818084914 है। आप मेरे को इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड देन मेरी इंस्टाग्राम आईडी है लीना कुमारी 447। आप वहाँ जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको टूरिज़्म से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। कोई भी डाउट हो आप बेफिक्र होकर मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहते हैं। इस पर्सनैलिटी को बच्चों मैंने 2 भागों में बांटा है। इसे बारीकी से समझने के लिए हम पहले समझ लेते हैं कि पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ है मखोटा। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है बच्चों? लैटिन शब्द के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मखोटा। बचपन में आप सभी रामलीला देखने ज़रूर से गए होंगे। आपने वहाँ देखा होगा ज़रूर से कि रावण के मखोटा मिल रहा है, हनुमान जी का मखोटा मिल रहा है, राम जी का मिल रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मखोटा क्या होता है। मखोटा एक तरीके से किसी भी मनुष्य का व्यक्तित्व का फेस होता है। उसके गुणों के द्वारा उसका जो व्यक्तित्व बना होता है उसका फेस ही मखोटा कहलाता है। अब समझते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी को समझने के लिए मैंने इसको 2 भागों में बांटा है। पहला है सॉफ्ट स्किल्स, दूसरा है हार्ड स्किल्स। पहले समझते हैं सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है। सॉफ्ट स्किल गुणों का अद्वितीय समूह, अर्थात शारीरिक, मानसिक और भावात्मक दृष्टिकोण, मूल्य, रुचियाँ। अर्थात कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि सॉफ्ट स्किल एक तरीके से हम लोगों के गुण जो हमारे शरीर के अंदर अद्वितीय गुणों से हमें भगवान ने बनाया है उसका समूह है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स क्या है? जो हमें गॉड ने हमें प्राकृतिक रूप से दिया है उसका एक समूह है। जैसे कि हम सभी का शारीरिक रूप अलग होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवले रंग का होता है। इस तरीके से हम सभी का शारीरिक अलग होता है। नेक्स्ट है मानसिक। हम लोगों की मेंटेलिटी अलग होती है, सोचने समझने की क्षमता अलग अलग हर बच्चे में या हर मनुष्य में देखने को अलग मिलती है। सभी के भावात्मक हमारी फीलिंग्स अलग अलग होती है। हम सभी का हर एक टॉपिक पर अलग अलग ओपिनियन होता है। सभी लोगों के मूल्य अलग अलग होता है। कहते हैं ना कि जिस इंसान को ज़्यादा इंटेलिजेंट या जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है वो उसका मूल्य अलग होता है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्लासरूम के अंदर मैम जो बच्चा पढ़ने में होशियार होता है उसको मॉनिटर बना देते। तो हर एक मनुष्य के उनके गुणों के आधार पर उनका मूल्य अलग होता है। ऐसे ही होता है रुचियाँ। रुचियाँ हम लोगों की सभी की अलग अलग होती है। जैसे कि किसी को डांस करना पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है। तो सभी की रुचियाँ अलग अलग होती है। तो हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स एक तरीके से प्राकृतिक गुणों का अद्वितीय समूह है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। अथवा में मैंने एक और डेफिनेशन दी है जिससे आप अच्छे से समझ पाए। सॉफ्ट स्किल्स वह गुण है जो आपको एक अच्छा कर्मचारी बनाते हैं। जैसे शिष्टाचार। शिष्टाचार कौन होती है? हमारी अध्यापक हो गई। संचार और सुनने, अन्य लोगों के साथ घुलना मिलना। बच्चों शिष्टाचार एक तरीके से हमारे अध्यापक है और आपने अध्यापक को देखा होगा कि वो अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चों को हैंडल करती है। मतलब कि एक टीचर के अंदर बोलने की, सुनने की और बताने की या बच्चे को समझाने की अलग अलग
कैपेसिटी होती है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टीचर होती है उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, वो हर एक अलग अलग मेंटेलिटी के, अलग अलग स्वभाव के बच्चों को एक साथ हैंडल कर देती है, क्योंकि उसके अंदर एक सॉफ्ट स्किल्स होती है। सॉफ्ट स्किल एक तरीके से हम लोगों के व्यक्तित्व का एक ढांचा है जो हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से, दृष्टिकोण रूप से, मूल्य और रुचियों के आधार पर हमें प्राकृतिक देन के रूप में मिलती है, और वो प्रक्रिया हमारी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती है। हार्ड स्किल को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। हार्ड स्किल्स है कठिन कौशल, वह प्रक्रिया जिसमें सीखने योग्य और मापने योग्य क्षमताएं होती है, जैसे लिखना, पढ़ना, गणित, कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करने की क्षमता हार्ड स्किल की प्रक्रिया होती है। हार्ड स्किल की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होती है? कठिन कौशल की प्रक्रिया होती है, जिसमें आपको कोई भी चीज़ों को सीखना होता है, चाहे वो लिखना पढ़ना सीखना हो, कंप्यूटर चलाना हो, गणित के सवालों को हल करना हो, वो सारी प्रक्रिया आपको अलग से सीखनी पड़ती है। ये वो गुण है जिसमें आपको कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपके अंदर जो कमियां हैं उसको इंक्रीज करने की प्रक्रिया हार्ड स्किल के अंतर्गत आती है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी बच्चे को अगर समझा रहे हैं, तो गणित आप एक तरीके से हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। गणित हर बच्चे को नहीं आती और ना ही ये हमारी प्राकृतिक देन है। इस चीज़ को हमें पहले सीखना होगा। जमा, घटा, गुणा, भाग जो भी होता है उन सभी को सीखना होगा, तभी हम सामने वाले बच्चे को समझा पाते हैं, है ना। ऐसे ही आपको कंप्यूटर भी सीखना होगा, देन आप तभी सिखा पाएंगे। तो जो स्किल्स आपको सीखनी होती है, समझनी होती है, लर्निंग करनी होती है, वो प्रक्रिया हमारी हार्ड स्किल के अंतर्गत होती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स में क्या डिफरेंस होता है। सॉफ्ट स्किल्स जो हमें प्राकृतिक देन और हमारे अंदर के गुण होते हैं, वो प्रक्रिया सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आती है। और हार्ड स्किल जो चीज़ें हम अब लर्न कर रहे हैं, जो एबिलिटी हमारे अंदर है ऑलरेडी, उसको और इन्हेंस कर रहे हैं, वो प्रक्रिया हमारी हार्ड स्किल के अंतर्गत होती है। जैसे कि मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ और मुझे और अच्छा होना है, तो उसके लिए मुझे डेली बेसिस पे रोज़ इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो उस चीज़ पर जो आपके अंदर एबिलिटी है उसको और इन्हेंस करने के लिए प्रैक्टिस की गई प्रक्रिया हार्ड स्किल के अंतर्गत होती है। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो गणित हो, जो प्रक्रिया हम लर्निंग करते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं, वो प्रक्रिया हमारी हार्ड स्किल के अंतर्गत आती है। आई होप आपका कोई डाउट नहीं होगा सॉफ्ट और हार्ड स्किल के अंतर्गत। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के निर्धारक। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्वितीय होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है? ऐसे कुछ कारक हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकार देते हैं, जिन्हें व्यक्तित्व के निर्धारक कहा जाता है। जैसे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि व्यक्तित्व के होता क्या है? व्यक्तित्व एक तरीके से हमारी पर्सनैलिटी है, और उस पर्सनैलिटी को हम किस तरीके से बनाते, कैसे उसके अद्वितीय गुणों को पहचान पाए कि ये हमारी पर्सनैलिटी इस रूप में उभर कर आ रही है या इस तरीके से बन रही है। तो वो प्रक्रिया हमारे व्यक्तित्व के निर्धारक के रूप में सामने आती है। तो उन निर्धारकों को जो हमारे व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी को बनाती है, वो कुछ कारक है, जैसे आनुवांशिकता, सेकेंड है संस्कृति, तीसरा है पारिवारिक पृष्ठभूमि, चौथा है जीवन के माध्यम से हमारे अनुभव, पांचवा है जिन लोगों से हम बातचीत करते हैं। ये वो 5 गुण हैं बच्चों जो आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। और बारीकी से समझते हैं कि हमारे व्यक्तित्व को किस तरीके से निर्धारक करते हैं। निर्धारक मतलब एक तरीके से बनाते हैं। जैसे कि आनुवांशिकता, ये वह प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक या मानसिक विशेषताओं का आनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, वह प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। जैसे बच्चों, आनुवांशिकता क्या कहलाती है? ये वह प्रक्रिया है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे माता पिता से या हमारे पूर्वजों से या हमारे दादा परदादाओं से कंटिन्यूसली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जा रहे हैं, वो प्रक्रिया हमारी आनुवांशिकता कहलाती है। इसे और बारीकी से समझते हैं। जैसे कि
हमें कुछ गुण अपने पिता, दादा और परदादा से विरासत में मिलते हैं, जैसे हमारी आँखों का रंग, हमारे चेहरे और शरीर का आकार। मुख्य रूप से व्यक्तित्व के ये 4 पहलू हमें विरासत में मिलते हैं, यानी शारीरिक गठन मतलब शरीर का आकार, शारीरिक आकर्षण, शारीरिक दोष और स्वास्थ्य स्थितियाँ। जो आपने देखा होगा अपने घर में भी कि कहते हैं ना बचपन में बच्चा जब जन्म लेता है कि ये बच्चा माँ पे गया है, इसकी आंखें इसके पिता की तरह है, इसके लिप्स इसकी मम्मा की तरह है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हमें अपने माता पिता से, हमारे दादा दादी पर, या हम कह सकते हैं जो हमें विरासत के रूप में हमें परदादा परदादी से मिलती हैं, वो चीज़ें हमारी आनुवांशिकता के अंतर्गत आती है। मतलब कि जो चीज़ें एक तरीके से हमारे माता पिता, हमारे परदादा परदादी से हमारे को गुण मिलते हैं, चाहे वो दोष हो, चाहे वो स्वास्थ्य बीमारियां हो, चाहे हमारे शरीर का आकार हो, वो सारी ही चीज़ें हमारी आनुवांशिकता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, अधिकांश लोग गुणों के मिश्रण के साथ पैदा होते हैं। आनुवांशिकता आपके मूल व्यक्तित्व का निर्माण करती है और फिर हमारे पर्यावरण का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व के विकास में योगदान होता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने गुणों के साथ ही इस संसार में जन्म लेते हैं। हमारे आनुवांशिकता, हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें हैं, उन्हीं से हमारा व्यक्तित्व बनता है। हमारे परदादा परदादी का जो व्यक्तित्व होता है, उनका जो प्रेम होता है, उनका जो बोलने चालने का ढंग होता है, उनके आकार जो बॉडी का होता है, ऐसे ही हमारे बच्चे, फिर उनके भी बच्चे कंटिन्यूअसली वो व्यक्तित्व, वो आकार, वो प्रक्रिया चलती रहती है। और साथ ही ये जो प्रक्रिया कंटिन्यूअसली जो चल रही है, वो हमारे पर्यावरण, अब हम आ गए संसार में अपने माता पिता के गुणों के अनुसार। अब जिस समाज में रहते हैं, वो पर्यावरण हमारे व्यक्तित्व के विकास को बढ़ाने में भी और घटाने में भी मदद करता है, इफेक्ट डालता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आकार हमारे पेरेंट्स ने या हमारे पूर्वजों से या हमें विरासत में मिला है, उससे जैसे ही हम समाज में आते हैं और समाज या पर्यावरण हमारे व्यक्तित्व का विकास में योगदान करती है। जैसे कि पर्यावरण में हमारे आसपास की हर चीज़ और हर कोई शामिल है। पर्यावरण दूसरों की तुलना में कुछ विशेष लक्षणों को सामने लाने में अधिक मदद करता है। अब हम जिन अन्य 4 निर्धारकों का अध्ययन करेंगे, वह हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? अभी हमने ऊपर हमारे सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स के बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़े कि हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल हमारे व्यक्तित्व या बाय गॉड गिफ्टेड जो प्रक्रिया है, वो हमें मिलती है। अब हम आते हैं कि जैसे ही हमें गॉड ने इस धरती पे लाया, तो हमें एक समाजवादी प्राणी है, तो उस समाज में हम किस तरीके से रहते हैं, हमारा जो व्यक्तित्व का विकास है वो किस तरीके से होता है। अब हम कुछ 4 निर्धारक तत्वों का अध्ययन करेंगे जो हमारे व्यक्तित्व के विकास में मदद करता है। पहला तत्व है संस्कृति। संस्कृति को किसी विशेष लोगों या समाज के विचारों, रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हमें अपनी संस्कृति में मूल्य और रीति रिवाजों को सीखते हैं और ये हमारे व्यवहार को आकार देता है। संस्कृति क्या होती है बच्चों? संस्कृति एक तरीके से लोगों और समाजों के विचारों और रीति रिवाज, जो हम रूल रेगुलेशंस हैंडल करते हैं, या हम कह सकते हैं जिस समाज में रहते हैं, वो समाज बहुविविधता वाला समाज होता है। सबकी संस्कृति, सबके रीति रिवाज, सबका पहनना ओढ़ना, सबका खाना पीना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती है और यही चीज़ें हमारी कल्चर के अंतर्गत आती है। और इसी कल्चर के द्वारा हमारे शरीर का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारा व्यवहार में एक आकार आता है। नेक्स्ट है, व्यवहार ही हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। व्यवहार होता क्या है? हमारा वार्तालाप, मतलब कि कोई भी बातचीत करने का तरीका या कोई भी ऐसी गतिविधियाँ जिससे हम एक अपने व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं दूसरों के सामने, या हम कह सकते हैं अपने शब्दों को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी भावना को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। वो प्रक्रिया हमारे व्यवहार के अंतर्गत आती है और ये व्यवहार हमारे इमोशनल्स भी हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं हार्ड स्किल्स
स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों तरीके से हम अपने व्यवहार को बनाते हैं। वो दोनों ही प्रक्रिया हमारे व्यवहार के अंतर्गत आती है और ये हमें परिभाषित करती है कि इस प्रकार विभिन्न संस्कृतियों में पैदा हुए लोगों में विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व विकसित होते हैं। हर लोग अलग अलग समाज में उत्पन्न होते हैं, अलग अलग धर्म आस्था के लोग होते हैं। बहुविविधता वाला देश जो भारत है, हर धर्म के लोग रहते हैं। सिख ईसाई हो गए, आपके क्या कहते हैं, हिंदू धर्म के लोग हो गए, मुसलमान हो गए, है ना। तो वो सारे धर्म के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, अपनी अपनी संस्कृतियाँ होती है और सभी का अपनी संस्कृति से जो व्यक्तित्व बनता है वो सभी का अलग अलग होता है और उसी के अकॉर्डिंग वह उनका व्यक्तित्व में विकास होता हुआ दिखाई देता है। भारत में हम सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में विविधता पा सकते हैं और प्रत्येक संस्कृति में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं जो उसे संस्कृति के लोगों के व्यक्तित्व को सामान्य रूप से उजागर करती है। कहने का तात्पर्य ये कि भारत एक बहुसंस्कृति वाला, बहुविविधता वाला देश है जहाँ पर अलग अलग लोगों के कल्चर होता है, अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग त्यौहार होते हैं और कुछ के सिमिलर होते हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व को विकसित करने में और बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और उसके व्यक्तित्व को उजागर करता है। उदाहरण से समझते हैं वो क्या है। जैसे गुजरात के लोग अधिक उद्यमशील मतलब मेहनती और साहसी होते हैं। आपने देखा होगा कि गुजरात के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा मेहनती और साहसी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। सेकंड है आपका हरियाणवी के लोग साहसी होते हैं। वो ऐसे होते हैं जो साहस से भरे हुए होते हैं ना। तो आपने देखा होगा हरियाणवी लोगों का, उनका कल्चर के अकॉर्डिंग उनके अंदर बहुत ही जोश और साहस उनके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बंगाल के लोग रचनात्मक होते हैं। रचनात्मक मतलब कि एक तरीके से क्रिएटिव लोग होते हैं और उसमें महान बौद्धिक क्षमताएं होती है। ये भी आवश्यक नहीं है कि किसी संस्कृति से संबंधित सभी लोगों में समान व्यक्तित्व गुण प्रदर्शित हो, लेकिन सामान्य तौर पर संस्कृति के अनुसार प्रमुख व्यक्तित्व गुण अधिकांश लोगों में पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि बंगाल के लोग रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और साथ ही बौद्धिक क्षमताएं उसमें होती हैं। वो लोग भगवान को ज़्यादा मानते हैं और कह सकते हैं कि बंगाल के लोगों का जो कल्चर होता है, उनके जो गुण होते हैं कल्चर के अंदर, वो हर एक व्यक्ति के अंदर समान हो ये ज़रूरी नहीं, सभी के अंदर अलग अलग भी हो सकते हैं और इस तरीके से हम कह सकते हैं उनके व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर उनका विकास होता है। नेक्स्ट है पारिवारिक पृष्ठभूमि। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार रक्त या विवाह से संबंधित लोगों का एक समूह है। बच्चों परिवार क्या है? एक समाज का सबसे छोटी इकाई है जहाँ पर आपका परिवार रक्त मतलब कि आप रक्त से मतलब का आपका ब्लड ग्रुप एक है, ब्लडी रिलेशनशिप एक तरीके से, ठीक है। एंड विवाह कर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से आता है, उसका एक समूह, उसके द्वारा जो समाज बनता है, उसके द्वारा जो परिवार बढ़ता है, धीरे धीरे एक समाज का रूप लेता है। वो एक समूह क्या है? सामाजिक रूप से समाज का सबसे छोटा इकाई रूप है। एक बच्चे के व्यक्तित्व को आकार देने में आनुवंशिकता के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव परिवार का होता है। जब भी कोई बच्चा उत्पन्न होता है, उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसका जो आकार होता है, उसके आ जाने के बाद आनुवंशिकता के अनुसार मतलब कि जैसे ही बच्चा इस धरती पर आता है अपने माता पिता के गुणों के साथ, उसके बाद जो दूसरा प्रभाव सबसे ज़्यादा उस पर पड़ता है वो किसका पड़ता है बच्चों? हमारे समाज का या हम कह सकते हैं बाहर के लोगों का पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है परिवार के कई पहलू जैसे माता पिता की पृष्ठभूमि और शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ, परिवार में बच्चों की संख्या और जन्म क्रम और परिवार के विस्तारित सदस्य जैसे चाचा चाची व्यक्तित्व के निर्माण को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। कह सकते हैं कि हमारे परिवार के ही, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे टीचर्स हो, चाहे हमारे चाचा चाची हो, मामा मामी हो, चाहे हम समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उसमें टीचर्स हो सकते है, हमारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, हमारे अन्य लोग जिन्हें हम जानते ही नहीं है, वो सभी लोग हमारे एक तरीके से मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभाते, क्योंकि हम लोग सभी कुछ ना कुछ किसी न किसी से सीखते हैं। चाहे हम अपने माता पिता के गुणों के अनुसार अपने माता पिता से सीखे, चाहे हम सामने वाला व्यक्ति जिसे हम जानते नहीं हैं उनसे सीखे, चाहे हमारे कोई रिलेटिव्स हैं हम उनसे सीखे, कुछ ना कुछ हम किसी न किसी के द्वारा अपने व्यक्तित्व के निर्माण कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हुए।
एक बार अपनी पसंद नापसंद समस्या सुलझाने के तरीके, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके आदि के बारे में सोचें। ये सब एक तरफ से उसी का प्रतिबिंब है जो आपने अपने परिवार से सीखा है। बच्चों, आपने देखा होगा कि कहते ना कि बचपन में ये अपने पापा पे गया, ये अपनी चाची पे गया, इसका सोचने का तरीका बिल्कुल अपने पिता पे है, इसका कोई भी काम करने का तरीका इसकी मम्मी पे है। तो जो हमारे इमोशंस होते हैं या कुछ भी चीज़ें होती हैं जो हम अपने व्यक्तित्व से सीखते हैं, अपने परिवार से, बाहर के समाज के लोगों से सीखते हैं, जैसे जितने जिसके संग भी रहते हैं उसके द्वारा जो भी व्यक्तित्व में हम सीखते हैं उनके मतलब कह सकते हैं जैसा हमारा वातावरण होता है वैसे ही हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, वैसा ही हमारे शरीर के पर्सनैलिटी का प्रतिबिंब बनने लग जाता है। प्रतिबिंब मतलब कि एक आकार बनने लग जाता है। जैसे कि आप अपने देखा होगा कि जो रिच फैमिली होती है उसके डेली रूटीन्स और जो भी उनका कल्चर होता है और साथ में उनका रहना सहना जो अलग होता है, और जो नॉर्मल मिडिल क्लास का होगा वो उनके अकॉर्डिंग बनेगा। मतलब एक रिच फैमिली और एक पुअर फैमिली या मिडिल फैमिली दोनों के पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा माहौल होता है, जैसे लोग होते हैं, मनुष्य का या व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है जीवन में अनुभव। अनुभव सभी चीज़ों का शिक्षक है। व्यक्तित्व के इस निर्धारक को सबसे अच्छी तरह समझाता है। हो सकता है कि आपके व्यक्तित्व को दयालुता का गुण हो, लेकिन आपके जीवन में बार बार ऐसा अनुभव जहां आपको दयालुता के कारण ठगा हुआ महसूस हुआ हो, भविष्य में आपके व्यक्तित्व के इस गुण को प्रभावित कर सकता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में जो अनुभव होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो एक तरीके से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा के रूप में देकर ही जाते हैं। हमारे व्यक्तित्व के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे दयालुता का, काइंडनेस का, ठीक है, हेल्पफुल का। ये कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। और साथ ही हम कह सकते हैं अगर भविष्य में कोई हम इस चीज़ से ठगे जाते हैं तो हमारे व्यक्तित्व के आने वाले फ्यूचर में भी हमारे पर्सनैलिटी पर इफ़ेक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पिछले कुछ महीनों में 3 अलग अलग व्यक्तियों के साथ ऐसे 3 घटनाएं घटी जहां आपने पैसे दिए लेकिन वे कभी आपके पास वापस नहीं आए। क्या संभावना है कि आप किसी अन्य व्यक्ति पर भरोसा करेंगे जो कल आकर आपसे ऋण मांगेगा, बल्कि कम कोई सोचेगा। इस प्रकार कुछ व्यक्तित्व विशेषताएं जीवन में बार बार होने वाले सकारात्मक या नकारात्मक अनुभव से बनती है। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि ऐसे 3 व्यक्ति जो आपसे बार बार पैसे मांगने आते हैं और उन्होंने आपको वापस ही नहीं किए वो पैसे, और फिर कोई और पर्सन आ गया, तो क्या आप उस व्यक्ति को पैसे देंगे? हाँ या नहीं? नहीं देंगे आप लोग, है ना। क्यों? क्योंकि आप 3 बार ठगे हो चुके हैं, आपको धोखा मिल चुका है, तो आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। मतलब कि एक ही गलती बार बार करने पर जो हमें लेसन मिलता है वो अनुभव के अंतर्गत होता है। ये लेसन हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम कहीं पर कुछ ना कुछ सेमिनार में गए, हमने कुछ सीखा, फिर दूसरे सेमिनार में मिले, फिर कुछ सीखा, तो ये जो एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव वे में बढ़ रहा है। और दूसरा जो अभी हमने एग्जाम्पल से समझा कि आपने किसी से पैसे लिए और आपने उसे वापस नहीं किए, तो वो व्यक्ति आपको वापस या आपको कभी भी ऋण नहीं देगा, तो उसके लिए वो नकारात्मक एक्सपीरियंस में काउंट होगा। तो आप समझ गए होंगे कि एक्सपीरियंस क्या होता है। जीवन में वो प्रक्रिया जो आपको एक लेसन देकर जाती है, प्लस पॉइंट में भी नेगेटिव पॉइंट में भी, वो प्रक्रिया हमारे जीवन के एक्सपीरियंस के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है जिन लोगों से हम बातचीत करते हैं। एक व्यक्ति अपनी संगति से जाना चाहता है, ये एक आम कहावत है। हम अपने जीवन में कई तरह के लोगों के साथ बातचीत करते हैं। जैसे बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि संगति के असर से ही आप लोगों को पहचाना जाता है। जैसे कि आप बैड बॉय के संग गए तो आप चाहे बैड नहीं हो तब भी आप बैड में ही काउंट किए जाओगे, और अगर आपका सर्कल गुड है तो आप गुड में
कहलाए जाएंगे कि आप जिस भी तरह के लोगों के अंतर्गत या आसपास रहते हैं, जिन लोगों से आप बातचीत करते हैं, वो एक तरीके से आपके व्यक्तित्व के अंदर आ जाता है, क्योंकि गुण जो है वो हमें कहीं ना कहीं हम सीख ही जाते हैं। कहते हैं ना कि जैसा माहौल वैसी भाषा, है ना। जैसे माहौल में आप उठेंगे बैठेंगे वैसा ही आपका व्यक्तित्व बन जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। पड़ोसी, शिक्षक, सहपाठी, दोस्त, चचेरे भाई, बॉस और यहाँ तक कि अजनबी आदि जो लोग दृष्टिकोण और मूल्य में हमारे जैसे होते हैं, हम उन्हें मानते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं। यहाँ तक कि हम जिसे पसंद करते हैं उसे स्वीकार करने और उससे जुड़ने के लिए अपना व्यवहार भी बदल लेते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य एक तरीके से सिंपल भाषा में कहें कि जैसा आपका व्यवहार होता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई पड़ोसी है और आपका जो पड़ोसी है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको उसका बोलने चालने का तरीका एक सपोर्टेबल पर्सन लगता है, तो आप उसके संग जुड़ना भी चाहेंगे। और अगर आपको लगता है कि वो बिहेवियर बहुत अच्छा है और उसके अंदर जो गुण है वो आपके अंदर भी होने चाहिए, तो आप अपने व्यवहार को धीरे धीरे बदलेंगे और उसके व्यवहार से मिलेंगे भी और साथ ही उसे एक्सेप्ट करते हुए उस व्यक्ति के संग आप जुड़ जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप एम्प्लॉय हैं और आप कहीं पर जॉब करते हैं और आप गए और वहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से मिले, पर किसी को बोलने का तरीका नहीं आता, किसी को उठने बैठने का तरीका नहीं आता, तो आप एक ऐसे पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति को ढूंढेंगे जो आपसे मैच करता हुआ होगा और आप उसको अपना दोस्त बनाएंगे और उसके व्यवहार जैसा भी होगा, क्योंकि आपका और उसका व्यवहार बिल्कुल सिमिलर था, तो वो आपका दोस्त भी बनेगा, आप उसे एक्सेप्ट भी करेंगे और आपको लगेगा कि उससे कुछ सीखना चाहिए तो आप उससे सीखेंगे भी, और आपको लगेगा कि ये व्यवहार गलत है, उसका व्यवहार ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए उस चीज़ से मिलते हुए आप उससे जुड़ जाएंगे। तो ये 2 एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारे लोगों से जो बोलने चालने का तरीका होता है और संगति का असर किस तरीके से हम पर पड़ता है। एक और उदाहरण है, जैसे किसी टीम आदि में सफलतापूर्वक काम करने के लिए हमें कम आक्रामक, अधिक सहयोगी बनना पड़ सकता है। इस प्रकार हमारा व्यक्तित्व हमारे पूरे जीवन में कम से कम कुछ लोगों और समूह द्वारा आकार लेता है जिसके साथ हम बातचीत करते हैं। मतलब बच्चों, एक तरीके से जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उन लोगों के साथ हमारा कैसा व्यवहार है, मतलब कि जिन भी लोगों को आपने चुना है, जैसे कि इसमें टीम का एक उदाहरण दिया है कि आप एक टीम वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर आपको आक्रामक मतलब गुस्सा कम करना होगा और सहयोग ज़्यादा देना होगा, और कम से कम कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी के सिमिलर होंगे और आप दोस्त बन जाएंगे और आप दोनों के बीच में बातचीत होने लग जाएगी। तो ऐसा एक उदाहरण जो हमें एक सहयोगी व्यक्ति या सिमिलर व्यक्तित्व वाली पर्सनैलिटी को बनाता है, वो प्रक्रिया एक तरीके से हमारी संगति के अंतर्गत आती है कि हम जैसी भी संगति में रहते हैं वैसे ही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है और हम अपनी ही पर्सनैलिटी वाले लोगों के साथ रहना और उनके गुणों को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास। प्रत्येक व्यक्ति बुनियादी व्यक्तित्व के साथ पैदा होता है। इसे निपटने के लिए बाहरी वातावरण द्वारा प्रस्तुत चुनौतियां व्यक्तित्व को बदलने और विकसित करने का प्रयास करती है जीवन भर सार्थक तरीके से। हर एक प्रत्येक व्यक्ति का बच्चों अपना अपना व्यक्तित्व के साथ वो पैदा होता है, अलग अलग गुणों के साथ वो व्यक्ति इस धरती पर आता है और बाहरी वातावरण के साथ उसका व्यक्तित्व का विकास होता है और वो जीवन भर अलग अलग तरीक़ों से अपने व्यक्तित्व को बदलने में और उसे विकसित करने में लगा रहता है। जितनी चुनौतियों का सामना वो व्यक्ति करता है उतनी ही तरीके से अपने आप को एक्सपर्ट बना पाता है, या हम कह सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाता है। जितनी ज़्यादा चुनौतियाँ, जितने ज़्यादा संघर्ष, जितने ज़्यादा हार उस व्यक्ति को जिस भी चीज़ में मिलती है उस चीज़ में वो व्यक्ति एक्सपर्ट हो जाता है और अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने लग जाता है। ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट है व्यक्तिगत और व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने व्यक्तित्व को विकसित करने की आवश्यकता व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया को रेखांकित करती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तित्व विकास की जो प्रक्रिया है वो एक तरीके से इंडिविजुअल भी हो सकती है और ग्रुप में भी हो सकती है और व्यावसायिक तरीके से भी हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हमारा जब व्यक्तित्व का विकास होता है तो हम अपने ही लिए अपना विकास नहीं करते, बल्कि हम अपने लिए के बाद जो वातावरण आता है जहाँ पर हम काम करते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार भी हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। जैसे कि आप आगे समझेंगे उदाहरण से, यह विशेष रूप से वर्तमान समय में सच है जहां उद्योगों के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं, जहां अब केवल काम करने का तकनीकी ज्ञान ही चयन का एकमात्र मापदंड नहीं है और जहां बदलती मांग को पूरा करने के लिए कौशल के व्यापक समूह की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि वर्तमान समय में जिस तरीके से उद्योग, जिस तरीके से व्यापार बढ़ रहा है, वहाँ पर तकनीकी में जो बदलाव आता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वहीं पर उद्योग वाले लोगों की या हम कह सकते हैं व्यापारियों के कस्टमर की मांग भी दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उनका मानना है कि वह एक तरीके से उनकी तकनीकी ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी विकसित किया जाए। जैसे कि जब कोई मांग उभर कर आती है तो उसके लिए डायरेक्टली हम तकनीकी का प्रयोग करते हैं और तकनीकी क्या है, हार्ड स्किल के अंदर आती है और सॉफ्ट स्किल्स वह होती है जो हमें बोलने चालने की एक प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। तो हम एक तरीके से कस्टमर के जब तक हम वार्तालाप नहीं करते हम उनकी मांगों को पूरा नहीं कर सकते। इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही बताया गया बच्चों कि हमें अपने व्यक्तित्व को विकसित करना है। तो हम अपने इंडिविजुअल तो करेंगे, परंतु जैसे ही हम अपने आप को किसी व्यवसाय से जोड़ते हैं तो हम उनकी मांगों को भी और उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हम अपने हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों को मिलाते हुए ही हम वहाँ काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें कस्टमर से बात करनी पड़ेगी और उनकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। तो उनकी जो मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा और कम्युनिकेट जब हम करेंगे तो वो हमारी सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत आएगी और जब हम उन्हें काम करके देंगे तकनीकी रूप से वो उनकी हार्ड स्किल के अंतर्गत आएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट में क्या था। ठीक है बच्चों, और आगे आप उसे बारीकी से समझेंगे। नेक्स्ट है, एक बुद्धिमान व्यक्ति उस पेशे की अपेक्षाओं की पहचान कर सकता है जिसे वह अपनाना चाहता है और वांछित व्यक्तित्व गुणों पर काम कर सकता है। इससे उसे एक अच्छी तरह से विकसित अनुकूलता व्यक्तित्व बनने और दूसरों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने में मदद मिलेगी। बच्चों, कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छाओं को जानते हुए, उसको पहचानते हुए उस पर काम कर सकता है और जो वांछित गुण है, मतलब कि जो गुण उसके अंदर नहीं है उसके ऊपर काम करते हुए एक अच्छा व्यक्तित्व को विकसित कर सकता है, जिससे कि वह एक दूसरे के पर प्रतिस्पर्धी मतलब कि कॉम्पिटिटर बन सके। ठीक है बच्चों, अब सवाल ये उठता है कि हम एक ऐसा व्यक्तित्व कैसे विकसित कर सकते हैं जो पर्यटन और यात्रा उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त हो। क्वेश्चन उठता है कि हम किस तरीके से अपने व्यक्तित्व को विकसित करें कि पर्यटन और यात्रा उद्योग के अंदर सबसे अच्छा उपयुक्त व्यक्तित्व बनकर उभरे। जैसे हमारे व्यक्तित्व के कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें हमें पर्यटन उद्योग के लिए एक संपत्ति बनाने के लिए तैयार करना चाहिए। तो वो कौन कौन सी घटक है या कौन कौन से तत्व है जो हमें अपने यात्रा के दौरान उस चीज़ को संपत्ति के रूप में तैयार करना चाहिए। वो कौन से गुण होते हैं एक व्यक्ति के अंदर, तो वो कौन कौन से गुण हैं उसे देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर जानने से पहले हमें याद रखना चाहिए कि पर्यटन लोगों से लोगों का उद्योग है जहाँ सेवा प्रदाता पर्यटन उत्पाद का अभिन्न अंग है। जैसे बच्चों, हमें ये जानना होगा कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो पर्यटन की यात्रा करते हुए उसे संपत्ति के रूप में एक व्यक्तित्व के अंदर होना चाहिए। तो उसे समझने से पहले हमें जानना होगा कि पर्यटन क्या है। पर्यटन बच्चों एक तरीके से यात्रा होती है। क्या होती है? यात्रा होती है। ठीक है, यात्रा जो है वो लोगों से लोगों का उद्योग है जहाँ सेवा व प्रदाता पर्यटन उत्पाद है। मतलब कि ये कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई भी पर्यटक या व्यक्ति
जो है जब भी वो यात्रा करता है उसके अनुसार जो भी उसी की प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, उसी की जो भी सर्विस होती है, जो भी उसको ज़रूरत होती है उस यात्रा के अनुसार उस चीज़ को प्रोवाइड कराने की जो प्रक्रिया है वो हमारी किसके अंतर्गत आती है? पर्यटन उत्पाद के अंतर्गत आती है। अब आप सोचेंगे कि मैम आपने तो हमें बताया नहीं कि पर्यटक कौन होता है। पर्यटक कौन होता है बच्चों? टूरिस्ट होता है। कौन होता है? टूरिस्ट होता है, ठीक है। और ये एक व्यक्ति होता है जो यात्रा कर रहा होता है। क्या होता है? एक व्यक्ति होता है। पर्यटक कौन है? एक व्यक्ति है जिसे हम टूरिस्ट कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति यात्रा करता है उसकी प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है? खाना पीना, रहना और ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें उसकी यात्रा के अनुसार जो भी उसको रिक्वायर्ड होती है सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट, वो प्रक्रिया उसकी किसके अंतर्गत आती है? यात्रा के दौरान आई प्राथमिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है। समझ गए आप? अब ऐसे समझेंगे कि यात्रा के अनुसार कोई भी पर्यटक को कोई भी प्राथमिक आवश्यकता की ज़रूरत होती है, चाहे वो सेवा के रूप में हो, चाहे उसकी प्रोडक्ट के रूप में हो, वो सारी चीज़ें पर्यटन यात्रा के संपत्ति के अंदर आती है। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं इसे, 5 सितारा होटल के कमरे का आराम, जैसे उच्च गुणवत्ता वाला बिस्तर और लैलीन कमरे में सर्वोत्तम प्राचीन वस्तुएं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाला अच्छा भोजन, महंगा फर्नीचर आदि बेकार है यदि होटल में सेवा करने वाले लोगों में पेशेवर सेवा रवैया, शिष्टाचार, संचार कौशल और कमी है। इस प्रकार अनिवार्य रूप से हम कह सकते हैं कि दिन के अंत में एक खुश ग्राहक, जिसे हम पर्यटक कहते हैं, होने के लिए पर्यटन उद्योग में सेवारत लोगों के पास होनी चाहिए। मतलब कि एक टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर हमारे को अगर एग्जाम्पल में समझे कि 5 सितारा होटल में आप कोई भी पर्यटक घूमने फिरने जा रहा है, उसको एक लग्जरी होटल दे दिया गया है जो 5 सितारा होटल है, उसके बड़े बड़े कमरे हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली वहाँ वस्तुएं हैं और अच्छा भोजन है, अच्छे फर्नीचर है, वो सारी ही चीज़ें उसे उस होटल में मिल जाती है। परंतु वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनका आदर सम्मान कर सके, उनसे पूछ सके कि उनको क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर शिष्टाचार की समस्या है। शिष्टाचार मतलब कि आदर भाव नहीं है, ठीक है। संचार की समस्या है, मतलब कि कम्युनिकेशन की कमी है, वह उसे ठीक से बात ही नहीं कर पा रहा, उसे समझ नहीं पा रहा कि उस पर्यटक को क्या चाहिए। तो एक पर्यटन उद्योग, एक टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ें होनी कंपलसरी है। अगर आप हार्ड स्किल्स के ऊपर काम करें तो आपको टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करना होगा, तभी पर्यटक उस सर्विस को, उस प्रोडक्ट को ले पाएंगे अपनी यात्रा के अंतर्गत। तो आप समझ गए होंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो एक व्यक्तित्व के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, चाहे अगर उसके अंदर हार्ड वर्क स्किल्स अच्छी है तो उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए, तभी आप टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर उस पर्यटन सर्विस का या प्रोडक्ट का डेवलप कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है काम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। मतलब कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ठीक है, और उसको ठीक ढंग से, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव तरीके से उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर दृष्टिकोण रखना है। दृष्टिकोण मतलब एक ओपिनियन कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा हो रहा है और धीरे धीरे बहुत अच्छा ही होगा, जिस लेवल पे मैंने सोचा वो ज़रूर होगा। तो पॉजिटिव वे में उस पर काम करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है पहली छाप बनाने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया गया व्यक्तित्व। व्यक्तित्व हम समझ गए कि पर्सनैलिटी थी, और पहली छाप जब भी आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन। तो जैसा व्यक्तित्व आप सब किसी भी अननोन पर्सन के सामने लाते हैं, जैसे ही फर्स्ट टाइम ने आप में एक्सप्रेशन छोड़ा, वैसे ही उस व्यक्ति के मन में आपके उसके अकॉर्डिंग जैसा आपने बिहेवियर किया वैसी आपकी छवि बन जाएगी। वो उसका व्यक्तित्व होता है उस व्यक्ति का, ठीक है बच्चों। तो अच्छी छवि छोड़नी है जिससे कि आपकी अच्छा इमेजिनेशन बने आपकी पर्सनैलिटी का, ठीक है।
नेक्स्ट है सामाजिक शिष्टाचार और टेलीफोनिक शिष्टाचार। आपको समाज में उठना बैठना बोलना चालना अन्य अननोन लोगों से वो अच्छे से आना चाहिए। अब टेलीफोनिक शिष्टाचार इन द सेंस आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, किस तरीके से किससे बात करना है, फॉर्मल इनफॉर्मल लोगों से किस तरीके से बात करना है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये भी एक तरीके से पर्यटन यात्रा के अंदर जब भी आप यात्रा करते हैं तो आपको ये हेल्प करेगा उसकी संपत्ति को बढ़ाने में, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम इसके अंदर उन कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि हम किस तरीके से यात्रा के अंदर अपने कौन से गुण हैं जिससे कि हम उस इंडस्ट्री को एक संपत्ति के रूप में देख सके। तो ये वो सारे गुण हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है व्यावसायिक शारीरिक भाषा। व्यावसायिक मतलब कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर उसकी एक भाषा होती है, मतलब कि जहाँ भी आप जाएंगे हर एक जगह की अपनी एक भाषा होती है। जैसे कि आप दोस्तों के संग उठेंगे बैठेंगे उसकी एक भाषा होगी, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों का बोलने का तरीका, उनके उठने बैठने का तरीका, तो हम कह सकते हैं एक शारीरिक भाषा वहाँ पर उनकी अलग होगी। आप किसी टीचर्स के सामने बैठ रहे हैं, उनके सामने बैठने का तरीका अलग होगा। तो हम कह सकते हैं जैसा जैसा माहौल होगा वैसा वैसा आपकी शारीरिक भाषा होगी। और इस प्रकार ये उपयुक्त क्षेत्र व्यक्तित्व के प्रमुख पहलुओं में बदल जाते हैं जिन्हें पर्यटन उद्योग के लिए वांछित व्यक्तित्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। और ये वो सारे पहलू है बच्चों जो आपको एक व्यक्तित्व के जो वांछित गुण है जो आपके अंदर नहीं है उन सब चीज़ों को सीख कर आप एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। और इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाता है बच्चों। मिलते हैं इसके आगे आने वाले कॉन्सेप्ट की ओर। तो इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।